हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रक्षेपण मिशन पर भेजा जाने वाला एक रॉकेट अपनी गति के प्रथम मिनट में, जिसमें कि वह तरल ईंधन का प्रयोग करता है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण ऊपर की ओर उठता है। इस समय 1 मिनट के बाद उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, परंतु जड़त्व के कारण वह अब भी एक मुक्त पिंड की तरह गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में कुछ देर के लिए गति करता है। गणना कीजिए कि रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक तो महत्तम ऊंचाई बतानी है और पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा ये भी बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम गति के तीनों समीकरण लिख लेते हैं। गति का जो पहला समीकरण है वो क्या होता है, v बराबर में u प्लस में at। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर में ut प्लस में 1/2 at स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब यहाँ पे देखो, v का अर्थ क्या है, अंतिम वेग, u का अर्थ है प्रारंभिक वेग, a का अर्थ है त्वरण, t का अर्थ है समयांतराल और s का अर्थ है विस्थापन। अब वैसे तो हमने परिमाण रूप में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जब हम इनका उपयोग करेंगे ना समीकरणों का, तो हम दिशा का ध्यान रखेंगे। एक दिशा को प्लस की बोलेंगे और एक दिशा को माइनस की बोलेंगे। ठीक है, तो मान लो इस प्रकार का कोई रॉकेट था हमारा। ठीक है, ये रॉकेट हो गया मान लो, और हमें क्या बताया है कि अपनी गति के प्रथम मिनट में, जिसमें कि वह तरल ईंधन का प्रयोग करता है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण इस पर 1 मिनट तक रहा। तो अब सवाल के मुख्य हल में चल रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 मिनट तक हम पहले देख लेते हैं कि इसने कितनी दूरी तय करी होगी। मान लो 1 मिनट तक इसने h दूरी तय करी। ठीक है, तो ये h दूरी निकालने के लिए हम दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखो, ऊपर की तरफ हम क्या बोल रहे हैं, एक बार प्लस बोल रहे हैं और नीचे की तरफ माइनस बोल रहे हैं। ठीक है, तो h यानी कि ऊपर जा रहा है ना, तो s तो धनात्मक आएगा, बराबर में देखो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 आएगा। तो 0 गुणा में t, t यानी कि 1 मिनट लगा, तो 1 मिनट को सेकंड में बदला तो 60 सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पर त्वरण लग रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो ऊपर हमने प्लस ही बोला है, तो प्लस का 1/2 गुणा में 20 गुणा में समय कितना है, समय अब हमारे पास 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 आ जाएगा, टी स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो एच का मान इधर से क्या बन गया, 2 जो है 20 को 10 बार विभाजित करेगा, तो 60 गुणा 60 हो गया 3600। 3600 गुणा में आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि ये बनी हमारे पास में 36,000 मीटर। यानी 1 मिनट में 36,000 मीटर ऊपर पहुंच गया। अब क्या होगा, अब इस पर त्वरण नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका ईंधन खत्म हो गया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस पर त्वरण नहीं लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि इसका कुछ ना कुछ वेग आया होगा इस बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पे आके इस पर त्वरण नहीं लग रहा है। अब ये गुरुत्व के अधीन कार्यरत है, तो गुरुत्व के अधीन इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ लगेगा अब। लेकिन यहाँ पर जब ये पहुंचा ना, तो इसका कुछ ना कुछ वेग हो जाएगा, अंतिम वेग, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर सीधा ये नीचे नहीं जाएगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेग है जो कि इसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर धीरे धीरे इसका वो वेग कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा त्वरण नीचे की तरफ लाने का प्रयास कर रहा है इसको, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है। फिर एक समय पर आकर इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर इस पर त्वरण जो है वो नीचे इसको ला सकेगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरी ऊंचाई है ना, इसको हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, इसको h2 बोल देते हैं। ठीक है, तो h2 का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें अंतिम वेग चाहिए इसका। तो अंतिम वेग देखो कैसे निकालेंगे, v बराबर में u प्लस at होता है। ठीक है, तो पहले देखो हम किस बिंदु पर इसका वेग निकाल रहे हैं, हम इसको एक बार बिंदु ए बोल रहे हैं, ए बिंदु पर इसका वेग निकाल रहे हैं। तो ए बिंदु पर इसका वेग निकालेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 है। ठीक है, तो u वाला पद तो आएगा नहीं, केवल at वाला पद आ जाएगा। ए इस पर त्वरण कितना लगा, 20, और कितने समय तक, 60 सेकंड तक। तो 20 गुणा में 60, तो ये कितना बन गया, 2 चिंग 12 और 2 जीरो यानी कि 1200 मीटर प्रति सेकंड। इस बिंदु पर इसका वेग ये आ गया। ठीक है, अब इस पर लगातार जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण लगा नीचे की तरफ, और फिर अंत में जाके इसका वेग 0 हो गया। सही है, तो उसके लिए कितना समय लगेगा पृथ्वी, हमें देखो पूछा क्या है सवाल में, गणना कीजिए रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा। ठीक है, तो पहले तो ये बताना है कि यहाँ पर पृथ्वी तक, मतलब इसकी जो महत्तम ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो महत्तम ऊंचाई के लिए पहले हम निकाल लेते हैं। तो महत्तम ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो महत्तम ऊंचाई के लिए हमें h तो पता है, h2 निकालना है बस। तो h2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो जो इसका अंतिम वेग है वो तो शून्य है, तो शून्य का स्क्वायर बराबर में ए बिंदु पर इसका वेग क्या है 1200 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 1200 मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1200 का स्क्वायर। फिर इस पर त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे हमने माइनस बोला ना, तो माइनस का 2 गुणा में 10 गुणा में h2 आ जाएगा। तो h2 का अगर हम मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा देखो 1200 गुणा में 1200 बट्टा में आ जाएगा 20। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, फिर 2 से ये जो 120 है ये 60 बार विभाजित होगा, यानी h2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे 0 0, फिर 6 गुणा 2 12 हो गया, 1 हासिल 6 कम 6 और 1 7 हो गया, फिर 1 0 और लग जाएगा, ये हो गया 72,000 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब अगर हमें महत्तम ऊंचाई लिखनी है, महत्तम ऊंचाई बराबर में महत्तम ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी हमारे पास h प्लस में h2, h प्लस में h2 यानी कि 36,000 प्लस में क्या आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो 36 प्लस में 72 करते हैं हम तो हमारे पास कितना आता है 108 आता है, तो 108 फिर 3 0 आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर देखो ये हमारे पास महत्तम ऊंचाई आ जाएगी और मीटर में आएगी ये। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास कितनी 1,08,000। ठीक है, क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, बिल्कुल 1,08,000 ये हमारी क्या हो जाएगी महत्तम ऊंचाई हो जाएगी, इतने मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास महत्तम ऊंचाई आ गई। अब हमें सवाल में और क्या पूछा है, हमें सवाल में पूछा है पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा। तो अब देखो अगर हम इस बिंदु को ओ बोल रहे हैं तो ओ से ए बिंदु तक पहुंचने में उसे 60 सेकेंड का समय लगा है। अब ए से वापस ये ओ तक पहुंचेगा तो एच जो लंबाई है वो क्या आएगी देखो, यहाँ पर अब गति का दूसरा समीकरण लगा रहे हैं, हमें समय निकालना है ना, तो अब माइनस का आएगा 36,000, एस का मान माइनस का 36,000 आएगा क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं ना अब ऊपर से, तो माइनस का 36,000 बराबर में यू टी का मतलब क्या हो गया कि अब देखो इस ए बिंदु पर आकर इसका वेग कितना हो जाता है 1200। ठीक है, और 1200 ये किसकी तरफ है ऊपर की तरफ है, तो ये धनात्मक आएगा, तो 1200 टी। ठीक है, फिर इस पर त्वरण नीचे की तरफ लगेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस का आएगा, और 1/2 गुणा में क्या आएगा 10 और गुणा में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 10 5 बार विभाजित हो गया, तो अब सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो 5t स्क्वायर माइनस में 1200t, फिर यहाँ पे माइनस में क्या है 36,000 बराबर में 0, ये आ गया, तो 5 को बेनिश ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस में देखो 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, फिर 5 चौक 20 होता है और यहाँ पे 0, तो माइनस 240t आएगा, फिर माइनस में देखो 5 7 35 होता है, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 0 0 बराबर में 0। ठीक है, तो अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाते तो t बराबर क्या आएगा माइनस बी, यानी 240 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 240 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 57,600, माइनस में क्या आएगा 4 गुणा में a गुणा सी, तो a का मान यानी टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणा में c यानी कि अचर पद माइनस का 7200 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 7200 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या आएगा 2 गुणा में टी स्क्वायर का गुणांक यानी 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास t का मान क्या आएगा, t बराबर में 240 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 57,600 और प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 28,800। ठीक है, 28,800 बना और इसके बट्टा में क्या है 2 है। ठीक है, तो अब t का मान देखो क्या बनेगा हमारा 240 प्लस माइनस के अंदर यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में देखो कितना मान बनेगा, इन दोनों पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 864, फिर 2 0 आ गए। सही है, यानी कि ये मान जो है ये हमारे पास कितना बन जाएगा 86,400 और बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 प्लस माइनस कितना बनेगा वर्गमूल के अंदर, यहाँ पे देखो वर्गमूल 86,400 का जो मान है वो हमारे पास देखो कितना बनने वाला है, तो यहाँ पर अगर ये मान निकालेंगे ना हम तो देखो ये जो मान है ये लगभग हमारा देखो किसके बराबर आने वाला है, तो ये मान हमारा 294 आएगा, बट्टे में 2 है। ठीक है,
तो अब केवल हम क्या करेंगे, प्लस का मान लेंगे क्योंकि समय ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। तो 240 प्लस में 294 कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, देखो हमारे पास 534 और बट्टा में 2 करेंगे तो बट्टा में 2 करने से देखो 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, यानी 267 सेकेंड, 267 सेकेंड लगा। अब इसको यहाँ पर इस बिंदु, कौन से बिंदु, ओ से ए तक पहुँचने में 60 सेकेंड लग रहा है, तो इसमें 60 सेकेंड और जुड़ेगा ना। तो जो कुल समय है, कुल समय जो हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा, कुल समय बराबर में देखो 267 में हम जोड़ देंगे 60, तो ये जो मान है कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये मान हमारे पास 327 सेकेंड बन जाएगा और यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।